नमस्कार डियर। शिवाजी साइंस रिसर्च से मैं शिवाजी। और आप लोगों का जो पेपर होने वाला है बायोलॉजी का 12 का, उसके लिए जो यूपी बोर्ड द्वारा जो पेपर जारी किया गया है, मॉडल पेपर, जिसे आप देख पा रहे हैं प्रतिदर्श के रूप में, यानी कि ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हूबहू पेपर इसी तरीके से रहेंगे। तो इस पेपर के माध्यम से हम आप लोगों को पेपर के जो भी यानी कि पूरे सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं, पूरे सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि ये आपके लिए क्लास जो हो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और मैं प्रयास करूँगा कि जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो इसी के अंडर से क्वेश्चंस में पेपर में अधिक उठाए, है ना। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय हमारे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पहला पूछा गया है डियर, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग होता है पुष्प का जो नर जन अंग के रूप में जाना जाता है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए डियर, ये पुष्प जो होता है, ये पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है बाह्यदल पुंज, इसके एक भाग को हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं, और ये हमेशा कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं। दूसरा भाग होता है दल पुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला, और एक भाग को हम दल बोलते हैं, ये हमेशा रंगीन रहते हैं। पुमंग एंड्रोसियम, पुमंग तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम, इसको एक भाग को हम पुंकेसर बोलते हैं। और ये पुष्प का यही क्या होता है, नर भाग होता है। पुष्प का यही क्या होता है, नर भाग होता है। और चौथा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं जायांग, जो जायांग होता है इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम, एक भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर, और ये पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। और जिस पुष्प में ये चारों भाग पाए जाएंगे उसको हम पूर्ण पुष्प बोलते हैं, और जिसमें कोई एक एब्सेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। देखिए थोड़ा सा इसको हमने सेमल का पुष्प लिया है, और सेमल के पुष्प के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे आपको कि सेमल के पुष्प के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि ये चारों पार्ट कौन कौन से। तो पहला भाग क्या होता है, बाह्यदल पुंज होता है, पहला भाग होता है बाह्यदल पुंज। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, हाई, ये सेमल का पुष्प है। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपका, यही होता है बाह्यदल पुंज होता है, ठीक ना। ये बाह्यदल पुंज है, ये हरा लगभग रहेगा। और जो रंगीन पार्ट पुष्प के होते हैं, हाई, जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं, ठीक, दलपुंज बोलते हैं, भाग को पेटल बोलते हैं, और ये हमेशा रंगीन आपको दिखेंगे। और जो थर्ड भाग होता है जो दिखाई दे रहा है किनारे पर है, जो दिखाई दे रहे हैं सभी निकले हुए, हाई, ये जो होते हैं ये पुष्प का नर भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, यानी कि पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। पुष्प का ही नर भाग होता है। और एक भाग को हम बोलते हैं पुंकेसर, और इसी में जो ऊपर दिखाई दे रहा है हाई वाला पार्ट, इसी भाग में क्या होता है, परागकोश इसको बोलते हैं। इसी भाग में परागकण भरे रहते हैं, परागकण निकलते इसमें से हैं और निकल करके अंकुरित होते हैं, जाकर पहुंचते हैं किस पर, ये जो मादा वाला पार्ट है हम क्या बोलते हैं, इसको जायांग बोलते हैं। जायांग यानी कि इसके एक पार्ट को हम बोलते हैं स्त्री केसर, ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो जब परागकोश में से परागकण निकलते हैं और निकल करके और मादा का जो वर्तिकाग्र होता है, सबसे ऊपरी पार्ट, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका पुमंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ना पुष्प का नर जन अंग है। तो देखिए पुमंग आपको इसमें मिल गया। दूसरा क्या है, जायंग, यानी कि आप लोग की जायंग मादा भाग होता है। तीसरा है गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी का मतलब ये होता है कि गुरु बीजाणु हम बोलते हैं बीजांड को, ठीक है। और पेपर में इसी संबंध आता है, पेपर में गुरु बीजाणु जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि गुरु बीजाणु धानी में, या हमें भी कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु धानी क्या होती है, तो गुरु बीजाणु यानी कि जो बीजांड होते हैं वो जिस धानी में, जिस थैली में भरे रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी, है ना। यानी कि गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और किसके द्वारा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं द्वारा
गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है परागण की। परागण को हम इंग्लिश से बोलते हैं पॉलिनेशन। इसका मतलब ये होता है, अभी बताएं आप लोगों को, अभी बताएं कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है ना। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और ये मुख्यतः हमको पढ़ना होता है दो प्रकार से। इसको आपको दिखा देते हैं कि दो प्रकार से कैसे पढ़ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो परागण है, पॉलिनेशन, ये यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं परागण। और ये दो प्रकार से मुख्यतः होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण का मतलब ये होता है कि जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। यानी कि जब किसी पादप के पुष्प का, यहाँ पर गलती लिखा गया है, पुष्प का परागकण उसी पादप के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। और इसका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण किसी दूसरे यानी किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं परपरागण। और परपरागण की बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं, विधियाँ होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी युक्तियाँ हैं परपरागण की। जैसे अगर हवा द्वारा होता है परागण तो उसको हम बोलते हैं वायु परागण। अगर जल द्वारा होता है परागण तो उसको बोलते हैं जल परागण। वैसे ही आपको रहेगा इधर, है ना। होता है अगर चिड़िया द्वारा तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, यानी कि चिड़िया परागण। होता है कीटों द्वारा होता है, इसको बोलते हैं कीट परागण। इंसेक्ट में कीट होता है, कीट परागण। अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटोमोफिली। तो सबसे अधिक परागण किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ठीक, तो देखिए मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है, पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। ठीक, तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नया प्राणी नर होगा या मादा। ठीक, तो यहाँ पर ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो सुनिश्चित की जाती है वो हमेशा देखिएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से, क्योंकि जो माता होती है, माता के पास केवल और केवल क्या होते हैं, एक्स होते हैं, और पिता के पास जो होते हैं एक्स के साथ एक वाई भी होता है ना। तो मादा के पास दोनों सेम है, यानी कि मादा डिसाइड नहीं कर पाएगी जो संतान होगी वो बॉय होगी गर्ल होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्ल होने के लिए एक्स चाहिए और बॉय होने के लिए एक्स वाई चाहिए। और यही लिंग का निर्धारण है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है, तो अब एक एक्स तो आप जानते हैं कि माता का, गर्ल जो होती है, गर्ल के पास एक एक्स आता है माता का, एक एक्स आता है पिता का, तो गर्ल हो गई। लेकिन जो पुत्र होते हैं, पुत्रों के पास एक एक्स जो दिखाई दे रहा है ये आता है माता से, और जो वाई आता है किससे आता है, पिता से। यानी कि पिता से वाई आएगा तभी डिसाइड होगा कि वो क्या बनेगा, संतान बनेगी जो वो बॉय होगी। समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा देखिएगा कि पिता के लिंग गुणसूत्र से निर्धारण होता है किसका, लिंग का, संतान के, कि संतान का लिंग मतलब कि पुल्लिंग हुआ कि स्त्रीलिंग हुआ। अगर पिता का वाई जाता है तो पुल्लिंग होगा, और पिता का खाली एक्स जाता है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना। माँ के लिंग गुणसूत्र से कभी नहीं होगा। अंडाणु के माप से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अंडाणु क्या होता है, तो मादा, जो मादा होती है मादा युग्मक, है ना, मादा युग्मक होता है अंडाणु। शुक्राणु जो होते हैं नर युग्मक होते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किस किस लिए। तो पहला है चिकित्सा में, फिर कृषि में, इन दोनों में, और किसी में नहीं। तो हमेशा देखिएगा। अब देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पर है जीन अभियांत्रिकी। जो जीन अभियांत्रिकी है इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो देखिए होता क्या है कि जीन में हमको क्या करना है, देखिए इंजीनियर जो होते हैं जीन में हेरफेर करते हैं, ठीक है ना, और उसके गुणों में सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए एवं गुणसूत्रों की संरचना
एवं लक्षणों में हेर फेर करने को ही हम क्या कहते हैं, जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। और इसमें देखिए, इस प्रक्रिया में जीन स्थानांतरण का प्रयोग करके पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो ये उतना जरूर नहीं जानना आपको, बस आपको ध्यान क्या देना है कि वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए एवं गुणसूत्रों की संरचना एवं लक्षणों में हेर फेर करने को जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें करते क्या है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को हटाकर या जोड़कर डीएनए की मरम्मत करके वांछित डीएनए संरचना वाले अणु का संश्लेषण करके जीवधारियों में वांछित लक्षणों का समावेश करना इसका मुख्य उद्देश्य है। माने इसका मतलब ये होता है कि जो भी जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में जो डीएनए होते हैं उनकी मरम्मत करके या अच्छे गुणों वाले डीएनए प्रवेश करा करके उनमें उच्च गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी। ठीक है, और इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो इसके अनुप्रयोग देखिए, अगर जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पूछता है तब भी यही आपका रहेगा उपयोग में। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कृषि क्षेत्र में। देखिए फर्स्ट उपयोग है कृषि क्षेत्र में। तो कृषि में कैसे उपयोग होता है, तो बहुत सारे जो नीले हरे शैवाल होते हैं या कुछ जीवाणु जो होते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी की उर्वरकता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि जो भी इनके पास ऐसे जीन होंगे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता माने उपजाऊ क्षमता को बढ़ा दे रहे हैं, उनके जीन्स को हम क्या करें, अनाज वाली फसलों में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, जिससे उनके अंदर भी क्या होने लगे, उनके अंदर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने लगे और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होगी, बढ़ जाए और अपने आप ये क्या करें, भोजन प्राप्त कर लें, नाइट्रोजन प्राप्त कर लें और वृद्धि और विकास हो। और उसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि नीले हरे शैवाल तथा कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरकता माने उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इनके जीन्स को अनाज वाली फसलों में ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे फसलों को बाहर से अतिरिक्त नाइट्रोजन यानी जो यूरिया हम छिड़कते हैं उसकी बात कर रहा है, बाहर से अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता न रहे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कृषि में उपयोग है, ये फ़ायदा हो जाएगा, है ना। दूसरा उपयोग क्या होता है, इसका लाभ क्या है कृषि में, तो जीवाणुओं में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें कीट प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं और ये जीन क्या करते हैं कि अपने अंदर से विषैला पदार्थ निकालते हैं जो अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जीवाणुओं से जो कीट प्रतिरोधी जीन होते हैं उनको निकाल कर और पौधों में प्रवेश कराकर व्यापारिक महत्व की कीट प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जा रही हैं, है ना। क्योंकि जो आप जानते हैं कि बहुत सारी फसलें जो किसान बोते हैं, उगाते हैं, उन्हें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं और कीड़े उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं और वो नुकसान उनको ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे जीन होते हैं जो विष बनाते हैं और कीड़े मकोड़े उससे नष्ट हो जाते हैं, तो क्यों ना उसी जीन को फसलों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि फसलों के अंदर भी क्या हो, वो जीन विष बनाने लगे और जो भी कीड़े मकोड़े उसे खाएँ वो नष्ट हो जाएँ और फसल हमारी क्या रहे, सुरक्षित रहे। दूसरा इसका उपयोग देखिए औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योगों में इसका क्या महत्व है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है, तो देखिए उच्च वर्ग के जीवों के जो विटामिन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, उनके कोड को ज्ञात करके इसके संश्लेषित डीएनए को जीवाणु में स्थानांतरित करके और विटामिन्स, हार्मोन्स, प्रतिजैविक आदि रसायनों का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना संभव हो पाया है। ठीक है ना, यानी और इसी विधि द्वारा मानव इंसुलिन यानी जिससे मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से उसको दूर करने के लिए मानव इंसुलिन बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका देखना है औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग में। इसका मतलब ये होता है कि जो फसलें हैं चाहे जंतु हैं उनमें उच्च गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जीन का ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उनमें बहुत सारे अधिक प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स का समावेश हो सके और कुछ ही अनाज या फसल खाने पर, कुछ ही अनाज या सब्जियां खाने पर हमारे अंदर पोषक पदार्थों की भरपाई हो जाए। ठीक है ना, ये प्रयास है। तीसरा उपयोग देखिए पूछता है पेपर में चिकित्सा क्षेत्र में, है ना। तीसरा पूछता है चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग होता है, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए। देखिए चिकित्सा क्षेत्र में चाहे पूछे आपसे, चाहे मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में पूछे, आपको ये लिखना है। तो जीन इंजन जो होता है इसकी सहायता से बहुत सारे प्रकार के हम लोग आनुवंशिक रोग भी ज्ञात कर पा रहे हैं, आनुवंशिक रोग की जांच भी कर पा रहे हैं और आनुवंशिक रोग को ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
है ना। यानी कि इससे 3 फायदा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन इंजीनियरिंग द्वारा आनुवंशिक रोगों की पहचान, उनका निदान और उनके लिए जो भी पहचान होती है, उन पहचान को भी, है ना, प्राप्त कर पाते हैं, देख पाते हैं, जान पाते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, ऐसा रोग है जो आनुवंशिक है, तो इसको, इसकी पहचान, साथ में इसका कैसे उपचार किया जाएगा, ये सब बताना है इसको, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला, है ना। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए अब क्या क्या दिया गया, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चन में था। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित से कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। तो चिकित्सा में देख लिए, कृषि में भी आप लोग देख लिए, और किस प्रकार होता है ये भी देख लिए। तो आंसर क्या रहेगा आपका, इन दोनों में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बढ़िया टॉपिक है। अब निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता तप्त स्थल, तो यहाँ पर एक ठो वर्ड आ रहा है जैव विविधता तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैव विविधता तप्त स्थल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है। देखिए इसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट, देखते हैं, ठीक। हॉट स्पॉट इसको बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल देख लेते हैं, इधर कहीं होगा। थोड़ा सा हिंट बस कर रहे हैं आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो जैव विविधता तप्त स्थल होता है उसी को हम बोलते हैं जैव संवेदी क्षेत्र भी, इसी को बोलते हैं आकर्षण के केंद्र भी। इसमें देखिए होता क्या है कि देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जाति समृद्धि जो होती है बहुत अधिक पाई जाती है, तथा कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं होती। और कुल विश्व में 36 यानी वर्तमान में कुल 36 ठो तप्त स्थल हैं, जिसमें आपका हमारे भारत में देखा जाए तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है, और विदेशों में देखिए इंडो वर्मा क्षेत्र है, सुडालैंड है। ये 4 ऐसे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जिनको हम तप्त स्थल कहते हैं। और तप्त स्थल किसके द्वारा विकसित किया गया था, नॉर्मन मेयर द्वारा। और तप्त स्थल को निर्मित करने के यानी मापदंड क्या होते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ का 70% जो पर्यावास है वह नष्ट हो चुका हो, और 30% जो पर्यावास हो नष्ट होने के कगार पर हो, वैसे स्थान को तप्त स्थल घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं दुर्लभ हों, जो अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हों, और कम से कम वहाँ 1500 से अधिक संवहनी पौधे हों, तब जाकर उस क्षेत्र को क्या करेंगे, तप्त स्थल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देख लिए कि तप्त स्थल जो होता है ऐसे सामूहिक क्षेत्र होते हैं जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक पाई जाती है, तथा कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती। और विश्व में कुल 36 तप्त स्थल हैं। और तप्त स्थल घोषित करने का जो मापदंड दिया गया था किसके द्वारा, नॉर्मन मेयर द्वारा दिया गया था। और इसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुडालैंड, ये सभी क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए। हम परिभाषा के रूप में इसको भी लिख सकते हैं कि तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़िया से डिटेल में देख लेते हैं हम लोग हैं कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, और संरक्षण की विधियों में हमको पढ़ना होता है तप्त स्थल। तो जैव विविधता के संरक्षण की विधियों में देखिए 2 प्रकार से होता है संरक्षण। एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें क्या होता है कि जो जीवधारी होते हैं उनका उनके प्राकृतिक आवास में, यानी जो जहाँ पे रह रहा है जीवधारी और वो कष्ट में है, दिक्कत में है, संकटग्रस्त है, यानी कि उसकी प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं, तो उसके प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण किया जाता है। इसके लिए पहला एग्जाम्पल इसमें है तप्त स्थल। दूसरा क्या है, नेशनल पार्क, यानी क्या बनाए गए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं। देखिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम बोलते हैं। तो नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है, संरक्षित होता है, तथा जहाँ शिकार करना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है। और भारत में कुल लगभग 104 तप्त स्थल हैं। सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे प्रथम है। दूसरा है ना, भारत का सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। और येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है विश्व का प्रथम है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, यूएसए में है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ये दोनों असम में हैं।
गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। तीसरा देखिए एग्जाम्पल है स्वस्थानी संरक्षण का, वन्य जीव अभ्यारण्य, या इसी को बोलते हैं शरण स्थल। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य इसको बोलते हैं, शरण स्थल बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो इसको देखा जाए तो ये ऐसे सामूहिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पादप एवं जंतुओं की स्थानीय जातियों एवं अभिगमन माने कहीं और से चलकर अभिगमन करके आई जातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रजातियां वहाँ पर रह रही हैं उनकी तो देखभाल की ही जाएगी, लेकिन जो प्रजातियां अन्य स्थानों पर चलकर वहाँ पर आई हैं उनकी भी सही तरीके से देखभाल की जाएगी, उनके बचाव का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। और ये क्षेत्र जो होते हैं राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं, और भारत में लगभग 520 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल हम लेने का दो ठो एग्जाम्पल, जैसे कि थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा हमको। जैसे देखिए ये है, देखिए अन्नामलाई, ये अन्नामलाई जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई मुद्दुमलाई दोनों तमिलनाडु में है। चिल्का झील अभ्यारण्य जो है ओडिशा में है। नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में। शिकारा देवी जो हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। अब थर्ड था बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तीसरा चौथा होगा ना बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो जो बाघ थे भारत में वो भी नष्ट हो रहे थे, उनकी प्रजातियां नष्ट हो रही थी, जिसके लिए सरकार ने कदम उठाए और बाघ आरक्षित क्षेत्र भी उन्होंने शुरू कर दिया। और भारत में 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत टाइगर यानी कि जो बाघ होते हैं उनकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से विशेष ध्यान दिया जाता है, उनकी संख्या का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रारंभ में 9 थे, प्रारंभ में जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है 9 थे, इस समय कुल 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे सिमलीपाल है उड़ीसा में पड़ता है। सुंदरवन जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में होता है। दुधवा जो होता है दुधवा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा, दुधवा वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र मिलेगा कहाँ पर के उत्तर इसमें यूपी में मिलेगा आपका लखीमपुर खीरी में। और यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का, इससे क्वेश्चन कम बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ से कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो यानी कि यह एक विशेष आरक्षित क्षेत्र होता है जहां एक सीमा तक मानव गतिविधियां पाई जाती हैं, माने कि एक सीमा तक मानव गतिविधियां हो सकता है। मानव गतिविधियां यानी मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम बोलते हैं परिचालन क्षेत्र, दूसरे भाग को बोलते हैं प्रतिरोधक क्षेत्र, तीसरे भाग को बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र। तो सबसे बाहरी क्षेत्र को हम बोलते हैं परिचालन क्षेत्र, और यह सबसे बाहरी भाग होता है, इसमें मानव बस्तियां पाई जाती हैं। दूसरा क्षेत्र होता है प्रतिरोधक क्षेत्र, इसमें देखिए मानव गतिविधियां यहीं तक सीमित रहती हैं, यहाँ मानव बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। जो केंद्रीय क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं कोर जोन, यानी कि कोर जोन ये सर्वाधिक संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और मानव क्रियाकलाप जो होते हैं यहीं तक प्रतिपादित होते हैं। ठीक है, और प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है, जो तमिलनाडु केरल कर्नाटक तीनों एरिया में फैला हुआ है। और दूसरा है नंदा देवी उत्तराखंड में, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इतना रखना है। अब चलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय का मतलब ये होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय का मतलब होता है कि जब किसी जीव का या किसी भी प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से किसी विशेष स्थान पर ले जाकर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, संकट में हैं, उसको वहां से हटाकर उनके प्राकृतिक आवास से हटा करके किसी अन्य स्थान पर, किसी अलग स्थान पर उनकी विशेष देखभाल की जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, या इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने लिया है निम्न ताप परिरक्षण, इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या करते हैं कि युग्मक को, बीज को या बीजांड को क्या करते हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा करके रखा जाता है। दूसरा है जीन बैंक। जीन बैंक में क्या करते हैं, बीजों को, जर्मप्लाज्म को 5 से 15% नमी, ऑक्सीजन
एवं -10 से -20% ताप पर संग्रहित करके, इकट्ठा करके सुरक्षित रखा जाता है। उसी प्रकार आपको मिलेंगे जीन बैंक। जो जीन बैंक होते हैं, इसमें बीजों को, अंडों को, परागकणों को और सेल्स को, है ना, कम ताप पर संग्रहित करके रखा जाता है। और लास्ट है ऊतक संवर्धन। इसमें बीज रहित जो पौधे होते हैं या रिकैल्सिट्रेंट जो होते हैं पौधे, यानी कि जिनमें दोबारा बुआई मतलब कि कई वर्षों तक सुरक्षित रख दिए फिर दोबारा बुआई करने पर जम जाएं, उनको हम बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। या फिर विषाणु रहित पादप, यानी कि जो रोग रहित पादपों को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन करते हैं। तो ये स्वस्थानीय बायोस्थान संरक्षण पूछेगा आपसे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो दो प्रकार से, स्वस्थानीय और बायोस्थानीय। अगर आपसे ये पूछे पूरा बढ़िया से बताकर आप लिख सकते हैं इसको बड़े तो तप्त स्थल जो पूछा गया था आपका जैव विविधता तप्त स्थल, इसका उत्तर आप जानेंगे कि पश्चिमी घाट होगा, है ना, और पूर्वी हिमालय होगा, घाट नहीं पूर्वी हिमालय होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकेंड। अब चलते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न पे। अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा गया है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए कितनी होती है। तो आइए हम पूरा सिंड्रोम ही हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके। तो सिंड्रोम जो होते हैं ये आते हैं गुणसूत्री विकार के अंतर्गत। जिसमें सिंड्रोम कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, तो पहला यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है इसका नाम होता है मंगोलियन जड़ता, भी पेपर में आता है नाम से, या मंगोलिज्म के नाम से भी आता है। तो जो मंगोलियम जड़ता होता है, मंगोलिज्म होता है, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन ने खोज किया था। इसमें 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें 2 की जगह क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य अवस्था में मनुष्य में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन जब एगो बढ़ जाए तो 47 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी यानी कि त्रिसूत्रता, यानी कि हम कह सकते हैं एक का अधिसूत्रता हो जाती है, जिससे उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है। इसको कैसे दर्शाते हैं, तो 45 + XY, क्योंकि देखिए जो 22 जोड़ी होता है, यानी कि 22 जोड़ी मतलब 44 ठो, ठीक है, वो समजात होते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असमजात, यानी वही होता है लिंग गुणसूत्र। तो यह 21वीं में हो रहा है, ठीक है ना। तो 22 जोड़ी में 44 थे, 21वां में एक और बढ़ गया, कितना हो, कुल 45 हो गए। 46वां आई 47वां, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो 46वां आई 47वां, ठीक है ना। मुल्कुल कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो स्मॉल, बहुत छोटा कद रहेगा उसका, गोल सिर रहेगा उसका, जीभ मोटी रहेगी, हमेशा मुंह हल्का हल्का खुला रहेगा, ठीक है, और माइंड बहुत कमज़ोर रहेगा, खुरदरी त्वचा रहेगी। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अल्पायु में ही मर जाते हैं। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। इससे क्वेश्चन कम पूछा गया है, चांस भी बहुत कम है। 18वीं जोड़ी में क्या हो जाता है, गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, माने ये बढ़ जाता है। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या होता है, और बढ़ जाता है। इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं केवल 6 माह तक ही जीवित रह सकते हैं। इनकी गर्दन मोटी होती है, छोटा कद होता है, छोटा मुंह होता है, और अंगूठा भी छोटा होता है। ये मानसिक शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और ये पटाउ सिंड्रोम जो है, इसको कम चांस है पूछने का, एकदम कम चांस है। पटाउ सिंड्रोम जो होता है ये 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इससे होता है। और इससे ग्रसित बच्चे जो होते हैं 1 से 3 माह तक जीवित रह सकते हैं। इनकी नाक जो होती है चोंच जैसी होती है, और हृदय रोग से ज़्यादा ग्रसित, हृदय रोग, वृक्क उरिक से, किडनी उडनी बेकार हो जाती है उन समूह की। क्राई डू चैट सिंड्रोम, इसकी खोज लिजियन ने किया था, है ना। इसमें होता क्या है कि जो 5वां गुणसूत्र होता है, कुल 46 गुणसूत्र हैं, तो 5वें गुणसूत्र में जो छोटी भुजा होती है वही कट कर अलग हो जाती है। 5वें गुणसूत्र की छोटी जो भुजा होती है कट करके अलग हो जाती है। और इस प्रकार इस बच्चे में जब वो रोता है तो उसकी आवाज़ बिल्ली मतीन आती है। गुणसूत्र 46 रहेंगे, बस जो 5वां वाला उसमें छोटा सा थोड़ा सा टुकड़ा कट जाता है, जिससे वो बच्चा जब रोता है तो बिल्ली मती आवाज़ आती है। इसको बोलते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। उतना नहीं पूछता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसकी खोज हेनरी क्लाइनेफेल्टर ने किया था, उससे मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो ये खाली पुरुषों में होता है। आप जानते हैं कि पुरुषों में जो होता है गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, यानी जो 23वीं जोड़ी क्या बोलते हैं, एक्स और वाई होता है, उसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो जो लिंग गुणसूत्र पुरुषों का होता है उसी में एगो एक्स और क्या होता है, बढ़ जाता है। एगो एक्स और वाई पहले से है, एगो एक्स और क्या हो गया, बढ़ गया। तो 44 जोड़ी, 44 यानी कि 22 जोड़ी समान थे, वो तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो 23वीं जोड़ी था वहाँ पर क्या था, एक्स वाई था। लेकिन इस रोग में क्या होता है कि एगो और एक्स बढ़ जाता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर स्त्री और ये पुरुष दोनों के लक्षण विकसित हो जाते हैं। और वही अब देखें छक्का उक्का देखें आप लोग ना, जो नाचते होते हैं सब ट्रेन में भीख मांगते हैं, सब वही होते हैं।
और गुणसूत्र कितने हो गए, कुल 47 हो जाते हैं। यानी कि जो पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है 23वीं जोड़ी जो होता है गुणसूत्र, उसी में एगो एक गुणसूत्र और ही बढ़ जाता है। ठीक है ना, इस सिंड्रोम में। और अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है केवल स्त्रियों में होता है। अब जानते हैं कि स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको दिखाते हैं एक्स एक्स से, लेकिन स्त्रियों में होता क्या कि जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें एगो एक्स क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहता है, जिससे उस स्त्री के पूर्ण जो लक्षण होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। और ऐसी स्त्रियां क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, मतलब कि ऐसी स्त्रियां जो होती हैं बंद होती हैं, बाज होती हैं, संतान उत्पन्न करने में असक्षम होती हैं। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें भी जो पुरुष होंगे वो कैसे रहेंगे, बाज रहेंगे, बंद रहेंगे, संतान उत्पन्न करने में असक्षम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको वो लिखा गया मोनोसोमी। मोनोसोमी क्यों लिखा गया है, क्योंकि एगो कम हो गया, दो गो थे, एगो कम हो गया, बचा कितना, खाली एगो बचा, तो एगो को हम क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी स्त्रियों में एमसी नहीं आएगी, ओवरी यानी जो उनकी अंडाशय हो गए, अंडाशय नहीं बनेंगे, बहुत कम हो सकता छोटा बने, और इनमें जो ब्रेस्ट यानी स्तनों का विकास कम हुआ रहेगा, ये सभी इसके लक्षण हैं। और बाकी देखिए यहाँ पर जैकब सिंड्रोम है। जैकब सिंड्रोम से क्वेश्चन कम बनता है। इसमें होता क्या है, ये खाली पुरुषों में होगा। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र था एक्स वाई था, एक और वाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे उसका शरीर क्या हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। भीमकाय माने भीममती हो जाएगा, लंबा तंबा रहेगा पूरा बाली, जैसे ग्रेट खली हम लोगों का है, उसमें वो जैकब सिंड्रोम है। ये क्रिमिनल टाइप के होते हैं, किसी को भी मार देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। सुपर फीमेल से क्वेश्चन नहीं आता है। अब देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन, ठीक, तो पूछा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र रहेंगे, तो अभी बताएं आप लोगों को कि 44 तो सेम रहेंगे, 45वां एक्स होता है, 46वां वाई होता है, लेकिन इसी में बताया तो 8 एक्स और क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कुल कितने हो गए, 44, 45, 46, 47 हो गए। ठीक, और टर्नर सिंड्रोम बताए थे कि ये खाली स्त्रियों में होता है, 44 प्लस एक्स एक्स होता है स्त्रियों में, तो इसी एक्स में क्या हो जाएगा, एगो एक्स से खत्म हो जाएगा, एगो एक्स नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, खाली पाया जाएगा कितना, एगो एक्स, यानी 44 और एक 45। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने हो गए, 45, क्लाइनफिल्टर में कितने हो गए, 46। अब देखिए यहाँ पे नर जर्म कोशिकाएं की बात हुई है। तो जो नर जर्म कोशिकाएं हैं, नर जर्म कोशिकाएं यानी कि नर में जो जर्म सेल होती हैं, जिनसे जर्मिनेशन होता है, नई जिनसे युग्मक का निर्माण होता है, उसकी बात कर रहा है। तो नर जर्म कोशिकाओं के किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु जो होता है पुष्प का शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक होता है, और नर युग्मक का निर्माण हमेशा होगा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किस विभाजन द्वारा, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होगा। चाहे अंडाणु का निर्माण हो, चाहे शुक्राणु का निर्माण हो, दोनों का निर्माण जो होता है नर जर्म कोशिकाओं द्वारा होता है। अगर पूछता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि शुक्रजनन नलिकाओं में, शुक्रजनन नलिकाओं में, शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, या फिर अंडाणु जनन पूछेगा तो अंडाणु जनन पूछेगा आपसे कि किसे कहते हैं, तो अंडवाहिनी में चाहे अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजन कहते हैं, अंडाणु जन कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए जो परागकण होता है ये पुष्प का नर युग्मक होता है, परागकण। ठीक, और जो अंडाशय होता है ये पुष्प का जो होता है मादा युग्मक होता है। तो जितने भी युग्मक होते हैं, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, उनमें गुणसूत्र कैसे रहेंगे, हमेशा अगुणित रहेंगे। गुणसूत्र कैसे रहेंगे, अगुणित, मतलब कि गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी, आधी रहेगी। और बाकी इनके अलावा जो भी पार्ट रहते हैं उन सब में कितनी रहेगी संख्या, द्विगुणित। द्विगुणित मतलब होता है कि पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, तो 2n होती है, क्योंकि परागकण मातृ कोशिका वह कोशिका होती है जिससे परागकण यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकण मातृ कोशिका से बनता है परागकण, और परागकण में n रहेगा। बताएं कि परागकण में, अंडाशय में, इन सब में n रहेगा, माने अगुणित रहेंगे। बाकी सभी कोशिकाएं कैसी रहेंगी, द्विगुणित रहेंगी। ठीक है, अब लिखा कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों को तोड़ देता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि डीएनए अणु को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करते हैं। इसी को हम बोलते हैं आणविक कैंची या आणविक चाकू। और इसके अलावा डीएनए अणु को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, डीएनए अणु को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, डीएनए अणु को काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम या प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं आगे। देखिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम बोलते हैं इसको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है इसके द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आणविक कैंची, आणविक चाकू या रासायनिक कैंची भी कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले स्मिथ ने किया था 1968 ईस्वी में। और किस से किया था, और याद रखिए हमेशा कि स्मिथ ने खोज किया था और प्रथम जो प्रतिबंध एंजाइम है वो प्राप्त किया गया था इनके द्वारा बैक्टीरिया से, जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, हाइंड सेकेंड। तो हाइंड सेकेंड जो है ये प्रथम एंडोन्यूक्लियस है, प्रथम आरई है। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये प्रथम आरई है जिसकी खोज किया गया था स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये कई प्रकार के होते हैं, प्रारूप फर्स्ट के होते हैं, प्रारूप सेकंड के होते हैं, प्रारूप थर्ड के होते हैं। सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से इनके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो परिकल्पित मतलब होता है कि परिकल्पना किया हुआ, माने मान लिया गया है, माने कितने प्रकार का माना गया है पिरामिड समष्टि में। समष्टि का मतलब ये होता है कि एक जाति के जीवों के समूह को हम क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। तो जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य की पूरी जातियाँ हो गई है ना, तो समष्टि हो गया। तो समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन, यानी एक जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। और समष्टि में कितने प्रकार से परिकल्पना की गई है कि पिरामिड बन सकते हैं। तो आप देखिए हमेशा रखिएगा 3 प्रकार से बन सकते हैं। देखते हैं आप लोग पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड जो होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं या क्या क्या होता है। तो ये परिभाषा में लिखा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों की संख्या, जैवभार तथा संचित ऊर्जा का चित्रीय जो निरूपण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड जो होते हैं देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला संख्या का पिरामिड। तो जो संख्या का पिरामिड मैंने कि दिखाता है किसी भी संख्या को, यानी कि जीव संख्या का जो पिरामिड होता है किसी इकोसिस्टम के प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीवधारियों की संख्या को बताता है। मैंने कि सीधा याद रखिएगा, जो संख्या का पिरामिड होता है वो जीवधारियों की संख्या को बताता है। ठीक है, और जीव की संख्या का पिरामिड जो होता है उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। अब उल्टा सीधा हो सकता है, तो अब उल्टा कब होगा, सीधा कब होगा, इसको आपको तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड से तो सीधा बनेगा। और सीधा कब बनेगा, जब उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम होगी। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं, छोड़िए सब बातें, सीधा रखिएगा कि उपभोक्ताओं, उत्पादक, ठीक है, उत्पादकों की संख्या, जब उत्पादकों की संख्या अधिक रहेगी, उत्पादकों की संख्या, उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे है ना, जो सुपोषी होते हैं, तो उत्पादकों की संख्या जब अधिक रहेगी तो हमेशा उस समष्टि के लिए जीव संख्या का पिरामिड कैसा होगा, सीधा बनेगा। और उत्पादक की संख्या जब कम रहेगी तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, जब उत्पादक कम रहेंगे तो हमेशा उल्टा बनेगा और जब उत्पादक अधिक रहेंगे तो हमेशा कैसा बनेगा, पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है, तो देखिए सीधा किसका किसका बनता है, तो घास के मैदान का, घास के मैदान के लिए जो संख्या का पिरामिड होता है वैसा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें घास उसकी मात्रा अधिक रहती है। घास क्या है सर, स्वपोषी है, उत्पादक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जब उत्पादक की संख्या कम रहेगी तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब उत्पादक की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा देखिए किसका बन सकता है, तो देखा जाता है इसमें जो वृक्ष का पिरामिड होगा उल्टा बनेगा। ठीक, किसके लिए, जीव संख्या के लिए। घास का जो पिरामिड होगा कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो घास के मैदान का जो पिरामिड बनेगा जीव संख्या के लिए सीधा बनेगा हमेशा, वृक्ष का हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, याद रखिएगा यहाँ से। तो घास के मैदान के लिए जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा और वृक्ष के लिए हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखते हैं दूसरा प्रकार इसका है जैवभार का पिरामिड। जैवभार का पिरामिड, इसका मतलब ये होता है कि जीवों का भार देखना है। ये दिखाता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में जो जीव का शुष्क भार है उसको दिखाता है ये पिरामिड। और देखिए जिसे आप लिखा गया कि ये जो होता है जीवों के मध्य पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंधों को दर्शाता है। ये भी उल्टा या सीधा हो सकता है। अब उल्टा कब होगा, तो देखिए हमेशा वह याद रखिएगा कि जहाँ पर उत्पादक का जैवभार, जैवभार की बात हुई, संख्या की नहीं, जैवभार की, जहाँ पर उत्पादक का जैवभार अधिक होगा, उत्पादक का जैवभार अधिक रहेगा तो हमेशा पिरामिड सीधा बनेगा। और उत्पादक का जैवभार कम रहेगा तो उल्टा बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए घास के मैदान का पिरामिड है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, क्योंकि उत्पादक यहाँ पर क्या रहेंगे,
इनका भार अधिक रहेगा क्योंकि अधिक मात्रा में घासें पाई जाएंगी उस वहाँ के स्थानों में, सीधा बनेगा। ठीक है ना। उल्टा कब बनेगा जैवभार का? तालाब का। तो तालाब के लिए जैवभार का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। देखिए, है ना, उल्टा बनता है। ये हो गया, उल्टा बनेगा। अब देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। थर्ड है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड दिखाता है कि ऊर्जा के स्तर को, यानी यह जो होता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड स्तर कैसा होगा? सीधा प्राप्त, हमेशा देखिएगा सीधा होगा हमेशा। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड हो गए जिसको आप बता सकते थे, है ना। ये हो गया ऊर्जा का पिरामिड। आप देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा किनके पास रहती है? हरे पौधों के पास। फिर उससे कम इनके पास, फिर उससे कम इनके पास, इनसे कम इनके पास। ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों बनता है? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक ही दिशा में होता है, यानी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया आपको, यानी कि क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है ना, सिंड्रोम से बन सकता है क्वेश्चन पेपर में। और जर्म शुक्राणु अंडाणु से बन सकता है। शुक्राणु के बारे में पढ़ लीजिएगा, अंडाणु के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। और परागकण मातृक कोशिका यानी कि परागकण से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एंजाइम से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंजाइम में कौन सा एंजाइम माने काटने के लिए या फिर जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और समष्टि में संख्या के पिरामिड से बन सकता है, यानी समष्टि से भी क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं। पक्षियों में लिंग, अब चलते हैं हम लोग लघुत्तरी प्रश्न जो आपको मिलेंगे 2 नंबर के। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है। क्या करना है? पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है, बताना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि कैसे निर्धारण करेंगे। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि पक्षियों में कैसे होता है लिंग निर्धारण। आपको बता दिए हैं पहले ही कि इसका मतलब, लिंग निर्धारण का मतलब ये होता है कि जो संतान प्राप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है नया, वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये जानना होता है, इसमें पता करना होता है। तो देखिए चलते हैं हम लोग पक्षियों में पढ़ लेते हैं लिंग निर्धारण। तो पक्षियों में पूछे लिंग निर्धारण, चाहे तितली में पूछे या मछली में पूछे या सरीसृप में पूछे। सरीसृप में जो रेंगने वाले, छिपकली हो गया, सर्प हो गया, रेंगने वाले होते हैं, कैसे होता है? तो इनमें क्या होता है कि जो नर होते हैं समयुग्मजी होते हैं। समयुग्मजी मतलब होता है कि दोनों युग्मक क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नर को दिखाते कैसे हैं? तो जेड जेड द्वारा दिखाते हैं, है ना। नर का लिंग गुणसूत्र जेड द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि नर को लिंग गुणसूत्र जेड जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नर हमेशा समान प्रकार के युग्मक को ही उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जेड जेड ही उत्पन्न करेंगे। और जो मादाएँ होती हैं विषम युग्मजी होती हैं। इसे हम दर्शाते कैसे हैं? जेड डब्ल्यू द्वारा दर्शाते हैं। ये 2 प्रकार के युग्मक बनाएंगे, एगो जेड एगो डब्ल्यू, लेकिन जो नर होगा हमेशा जेड जेड। तो नर जो होता है इसके पास समान प्रकार के युग्मक होते हैं, समयुग्मजी होता है। मादाएँ जो होती हैं विषम युग्मजी होती हैं, है ना। यानी पक्षियों, तितलियों, सरीसृपों में देख लिया, याद रखिएगा। मछलियों में, पक्षियों में, मछलियों में, तितलियों में, सरीसृपों में कैसे होता है? तो इसमें नर समयुग्मजी होता है तथा मादा विषम युग्मजी होती हैं। नर जो होते हैं 2 प्रकार के नर जो होते हैं समान प्रकार के युग्मक बनाएंगे, देखिए। और जो मादाएँ होती हैं 2 प्रकार के बनाएंगे युग्मक, जेड और डब्लू। ठीक है, जेड डब्लू है तो मादा, जेड जेड है तो नर। मधुमक्खियों में कई बार पूछा गया कि मधुमक्खियों में कैसे मधुमक्खियों में ततैया, ततैया मतलब हाड़ी। ठीक है, ततैया मतलब हाड़ी होता है। तो मधुमक्खियों में और हाड़ी में और कुछ चींटियों में कैसे होता है लिंग निर्धारण? या इसी को पूछता है पेपर में कि लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि बताइए। या पूछता है कि लिंग निर्धारण की हाइमोनेटेरंस क्रियाविधि बताइए। तो देखिए हमेशा रखिएगा कि मधुमक्खियों में कैसे होता है। तो मधुमक्खियों में जो नर मधुमक्खी होती है, उसके पास कुल 16 गुणसूत्र होते हैं। और जो मादा मधुमक्खी होती है उसके पास 32 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जो नर मधुमक्खी होती है 16 गुणसूत्र वाली होती है और जो मादा होती है 32 गुणसूत्र होते हैं। तो जो नर होती है, जब नर मधुमक्खी शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण करती है, मादा मधुमक्खी जो होती है मादा युग्मक का निर्माण करती है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, तो नर मधुमक्खी में होता है समसूत्री विभाजन। सम में गुणसूत्र हमेशा समान रहेंगे और बढ़ करके बनता है शुक्राणु। और शुक्राणु में जो होते हैं 16 गुणसूत्र होते हैं। और मादा में 2 युग्मक बनते हैं, 2 ठो अंडाणु बनते हैं 16-16 गुणसूत्र वाले। तो एक जो गुणसूत्र होता है इस शुक्राणु से जुड़ जाता है, निषेचन करता है और बनाता है 32 गुणसूत्र वाली मादा मधुमक्खी का। और जो 16 ठो बच जा रहा है इसका निषेचन नहीं हो पाता है। और निषेचन न हो पाने की दशा में यही विकसित होकर क्या बनाता है? नर मधुमक्खी बनाता है। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा कि जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं इनका जो विकास होता है अनिषेचित अंडों से होता है। ठीक है, और मादा का विकास निषेचित अंडों से होता है ना।
तो इनका विकास यानी नर का विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा होता है ना। नर जो होते हैं शुक्राणु उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार का जो विकास होता है इसको बोलते हैं आरहीनोटोकी विकास। फिर से देख लेते हैं आप लोग कैसे निर्धारण करेंगे। बस यही बनाना आप लोगों का रहेगा ना, बस यही आपको बनाना रहेगा। तो जो नर मक्खियाँ होती हैं इनमें केवल 16 गुणसूत्र होते हैं, मादा मधुमक्खियों में 32 गुणसूत्र होते हैं। जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं दो अंडाणु बनाती हैं, इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। इनमें विभाजन कौन सा हुआ रहता है, अर्धसूत्री। और जो नर होते हैं इनमें 16 गुणसूत्र होते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाता है, इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु से एक अंडाणु अगर जुड़ता है तो हो जाते हैं कुल 32 गुणसूत्र और क्या बनाते हैं विकसित होकर के मादा। और एट जो बच जा रहा है 16 गुणसूत्र वाला शुक्राणु ये विकसित होकर क्या बनाएगा, नर बनाएगा। नर केवल निषेचन के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लोग याद रखिएगा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछता इसमें से। हाँ, और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्री सिद्धांत होता है वो दिया गया था मैकलंग द्वारा, है ना। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत दिया गया था मैकलंग द्वारा और इसमें ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का सूचना नामांकित चित्र बनाइए। जिसको भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए ये है वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, आप देख पा रहे हैं ऊपर बढ़िया से लिखा गया है ऊपर कि वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल। तो जो वाटसन क्रिक हैं दो वैज्ञानिक हैं और वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में सबसे पहले डीएनए का प्रतिरूप तैयार किया था, द्विकुंडलित प्रतिरूप तैयार किया था और इस कार्य के लिए उनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप देख पा रहे हैं कि ये डीएनए का संरचना है, पूरा सूत्र है। आपको इसमें डीएनए का बनाने के बाद, इस तरह से बनाने के बाद डीएनए को क्या करना रहेगा, ऊपर जो इनका जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है और इसमें से एक कैठन मतलब कि जो एक चक्कर है, एक कैठन के बीच की दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इनमें जो दो डंडे भी दिखाई दे रहे हैं, डंडों के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको याद रखना। फिगर देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से, डीएनए का बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, हो सकता है कि आ जाए चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना। इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा यानी कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। शरीर के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं या रोगाणु होते हैं उनके प्रभाव को निष्क्रिय करके और शरीर को संतुलित बनाए रखने की जो क्रिया होती है, क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी यानी क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं। फिर सुनिए, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि रोगाणुओं या सूक्ष्मजीवों के दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करके शरीर को सामान्य स्थिति में बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिए। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो बताना आपको है किस प्रकार का संबंध उन दोनों के बीच है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बताते हैं। आप पेपर में आपके जो संबंध के से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपका देखिए आता है स्वकारिता को हम बोलते हैं, स्वकारिता आता है और स्वकारिता को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के संबंध में जो दोनों जीव होते हैं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि दोनों प्रजातियां जो होती हैं एक दूसरे के कार्य की निर्भरता दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वकारिता में एग्जाम्पल क्या रहेगा, दलहनी कुल के जो स्वकारिता पूछे चाहे सजीविता पूछे, दोनों के लिए आपका वही सेम आंसर रहेगा। यानी कि इस प्रकार के संबंध में दोनों जो जीव होते हैं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि दोनों प्रजातियां जो होती हैं एक दूसरे पर कार्य की निर्भरता दर्शाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दलहनी कुल की जड़ें जो होती हैं, माने कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तो दलहनी कुल की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है और पौधे उसका आसानी से उपयोग करके बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट आपका है, पूछता है पेपर में कि स्वभोजिता किसे कहते हैं। स्वभोजिता को हम बोलते हैं कामेंसलिज्म। ठीक है, स्वभोजिता का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के संबंध में एक जाति को तो लाभ होता है परंतु दूसरी प्रजाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। जैसे अधिपादप
इपीपाइड। जो पूछा गया आपसे आर्किड, तो जो आर्किड और आम के पौधे का जो संबंध पूछा गया आपसे वो किस प्रकार का है? स्वभोजिता का संबंध है, क्योंकि आर्किड को तो लाभ होता है लेकिन आम के पौधे को लाभ नहीं होता है। आप देख पाते होंगे, गाँव में देखते होंगे कि बंजा दिखाई देता है आपको आम पर, जो बंजा होता है वही उसी में आर्किड पौधा जमा होता है। तो आर्किड उसमें जड़ों को धंसा देता है और उससे पौधे से यानी कि आम के पौधे से भोजन लेता रहता है, लेकिन उससे आम के पौधे को कोई लाभ नहीं है, लेकिन इसको लाभ मिल रहा है, भोजन मिल रहा है इसको आर्किड को। तो इस प्रकार यानी कि देख पा रहे हैं कि इसमें एक प्रकार के यानी स्वभोजिता में क्या होता है कि इसमें एक जाति को तो लाभ होता है परंतु दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है, चूसक मछली भी ऐसे ही होती है, एग्जाम्पल में उसी का चूसक मछली ये शार्क पर पाई जाएगी, तैरती रहेगी शार्क के ऊपर, शार्क पर तैरती रहेगी, बैठी रहेगी, उसी पर जुड़ी रहेगी और उसके मुख से जो भी भोजन गिरेगा उसको खाएगी, है ना। ई कोलाई जो होता है मानव की जो बड़ी आंत होती है, ई कोलाई जो जीवाणु होता है मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है, ये भी इससे होता है। कंठलताएं जो होती हैं, कंठलताएं ये जो होती हैं प्रकाश की खोज में पौधों पर पूरा लपेट कर उसको चढ़ती जाती हैं, तो उसको भी लाभ हो रहा है लेकिन पौधे को कोई लाभ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका आद्य सहयोग। आद्य सहयोग का मतलब ये होता है कि दोनों जीवों का साथ रहना बाध्य नहीं है, माने जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी ये एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, है ना। लेकिन एक दूसरे के बगैर भी जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे पक्षी है, जब पशुओं की पीठ पर बैठेगा तो उसे किलनी को क्या करेगा? खाएगा। तो जब पक्षी पशु की पीठ पर बैठेगा तो पक्षी को क्या मिल गया? किलनी मिल गई, खाने के लिए भोजन मिल गया, और पशुओं को जो किलनी काट रहे थे उससे राहत मिल गई, दोनों को लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि आद्य सहयोग का मतलब ये होता है कि दोनों जीवों का साथ रहना बाध्य तो जो नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी एक दूसरे के साथ आएंगे तो हमेशा एक दूसरे को लाभ पहुँचाएंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रतिस्पर्धा पूछता है पेपर में कि प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, प्रतियोगिता किसे कहते हैं, जीवन संघर्ष किसे कहते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि जो प्रकृति में जो जीव हैं उनमें भोजन को लेकर के, आवास को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, जल को लेकर के इस तरह से संघर्ष होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं जीवन संघर्ष या प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतरजातीय जीवन संघर्ष, दूसरा होता है अंतराजातीय जीवन संघर्ष। तो अंतरजातीय का मतलब ये होता है कि जब सेम से मतलब समान जाति के जीवों के मध्य संघर्ष होता है भोजन को लेकर, आवास को लेकर या ऊर्जा को लेकर या जल के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अंतरजातीय जीवन संघर्ष। और जब दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के मध्य होता है जीवन संघर्ष भोजन को लेकर, आवास को लेकर, चाहे किसी वस्तु को लेकर, तो उसको हम बोलते हैं अंतराजातीय जीवन संघर्ष। ठीक है, जैसे मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है तो अंतर्जातीय में आ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए बिलार है, मान लीजिए मनुष्य है, खाना बना रहा है और बिलार अगर चपर चपर मार रही है तो बिलार और मनुष्य के बीच संघर्ष होगा, उपभोक्ता अगर भगाएगा तो उनके बीच जो संघर्ष होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर्जातीय जीवन संघर्ष। और इसी में से एक और प्रश्न आता है पेपर में से, परभक्षण किसे कहते हैं? तो परभक्षण का मतलब ये होता है कि पर माने परायों का भक्षण करने वाला, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरों का भक्षण करते हैं उसी को हम बोलते हैं परभक्षण। परजीविता आता है इसमें, परजीविता और परजीवी आता है। तो इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या करेगा? रहेगा, रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, और ऐसे इस क्रिया को हम बोलते हैं परजीविता, और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। और परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी। ठीक है, बाह्य परजीवी जो होते हैं शरीर के बाहर रहेंगे और बाहर रह करके भोजन प्राप्त करेंगे, और अंतः जो परजीवी होते हैं शरीर के अंदर रहेंगे। जैसे बाह्य परजीवी में मच्छर हो गया, बारह से काटता है, जोंक हो गई बारह से काटती है ना, अठया हो गया, किलनी हो गया, अमरबेल हो गया, पेड़ों पर लटक जाता है। और अंतः परजीवी में शरीर के अंदर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए प्लाज्मोडियम हो गया, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, इकोलाई जीवाणु हो गया, ये आंत में पाया जाता है, एस्केरिस हमारे पेट में पाया जाता है, गोल कृमि, फीता कृमि, लीवर फ्लू के सही पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रखिएगा परजीविता या परजीवी के बारे में। तो परजीवी का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के संबंध में कि ऐसे जीव, परजीविता मतलब होता है, परजीवी मतलब होता है कि ऐसे जीव जो दूसरों जीवों के ऊपर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं परजीवी। और ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अब परजीविता का मतलब होता है कि इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव पर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कौन क्वेश्चन है। शिकार है, यहाँ पर देखते हैं प्रतिजीविता से भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। प्रतिजीविता किसे कहते हैं? तो प्रतिजीविता का मतलब इसको बोलते हैं एलोपैथी भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं विरोधी। इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी उपापचयी क्रियाओं द्वारा रसायनों का स्रावण करते हैं, जो दूसरे जीवधारियों की वृद्धि को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से क्या करते हैं? रोक देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिजीवी कहते हैं। ठीक,
प्रतिजीवी कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं प्रतिजीवी कहें चाहे प्रतिजैविक, है ना, प्रतिजीवी कहें, ठीक है ना। और जो इनसे पदार्थ निकल रहा होता है, यानी जो रसायन स्रावित करते हैं, उस रसायन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर से देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी उपापचय क्रियाओं द्वारा रसायनों का श्रावण करते हैं, जो दूसरे जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे जीवों को हम प्रतिजीवी बोलते हैं, और जिस रसायन का श्रावण कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलिन है ना, प्रथम प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन है, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा। शिकार या भक्ष्य के रक्षात्मक उपाय, जो शिकार होते हैं, शिकार को भक्ष्य कहते हैं, वो कैसे अपने आप को आपका बचाव करते हैं, ठीक है ना। इसी को पेपर पूछता है दूसरे नाम से, रक्षात्मक अनुहरण किसे कहते हैं, या इसी को पूछता है छद्मावरण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीवों में परिवेश के अनुसार परिवर्तित होने की क्षमता होती है, इसी को छद्मावरण कहते हैं या रक्षात्मक अनुहरण कहते हैं। और इसी के कारण जीवधारी जो होते हैं शिकारियों से बचे रहते हैं, शिकारी उन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते। जैसे गिरगिट है ना, ये अपना रंग बदल लेता है ना। इसके अलावा स्टिक इंसेक्ट है, छड़ी मत अपना रंग कर लेगा। बहुत सारे ऐसे जो जीव हैं झुंड में रहते हैं बचने के लिए। कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने अंदर विष का निर्माण कर लेते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो अपने अंदर विष का निर्माण कर, जैसे मान लो कि बिच्छू हो गया, सर्प हो गए, है ना। इस तरह से जो पौधे होते हैं रोम कांटे इस तरह से उत्पन्न कर लेते हैं बचने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय परतंत्र में अपघटन चक्र का रेखीय निरूपण करना है ना। ये आपको सबसे लास्ट लेसन में मिल जाएगा आप लोगों को। इसका मतलब ये था, अपघटन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे, अपघटन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जब मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव, तो बैक्टीरिया वायरस उन पर बैठ करके या कवक उन पर बैठ करके उनको नष्ट कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनका पाचन कर देते हैं। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं अपघटन। और जो जीव इनका अपघटन कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपघटनकर्ता या अपघटक बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरी प्रश्नों के रूप में। लघु उत्तरी का मतलब थोड़ा बड़े रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। इसमें गुरु लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में के बीच में कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है ना। चलिए आपको बताते हैं। तो लघु बीजाणुधानी, तो जो लघु बीजाणुधानी होती है, देखिए धानी मतलब होता है, धानी का मतलब थैली होता है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं लघु बीजाणु रहते हैं। लघु बीजाणु का मतलब ये होता है परागकण। परागकणों को हम बोलते हैं लघु बीजाणु, याद रखिएगा। परागकणों को हम बोलते हैं लघु बीजाणु, और परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो पहला अंतर देखिए, 2 अंतर बताते हैं आप लोगों को, एक लघु बीजाणु के लिए और एक गुरु बीजाणुधानी के लिए, ठीक है। तो देखिए लघु बीजाणु जो होता है, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु यानी कि परागकण रहते हैं। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु यानी कि बीजांड रहता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं, यानी कि इसमें हम कहेंगे कि इसमें परागकण पाए जाते हैं और इसमें बीजांड पाया जाता है। पहला अंतर हो गया, पहला क्या कि इसमें परागकण पाए जाते हैं, दूसरा इस वाले में लिखेंगे आप लोग कि इसमें बीजांड पाया जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, जो लघु बीजाणु जनन होते हैं, इसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। ये पुष्प में, ये नर भाग में पाया जाता है, पुष्प के नर भाग में पाया जाता है, ये पुष्प के मादा भाग में पाया जाता है। 3 अंतर बहुत हो गया, ठीक है ना। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। देखिए दिक्कतें जो होती हैं केवल महिलाओं के कारण ही ऐसा नहीं होता है ना। देखिए इसमें होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में एक स्वरवायु होता है, तो जो वायु होता है बहुत छोटा होता है, हल्के आकार का होता है। तो इसको अंडाणु तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है ना। और एनर्जी अगर कम रहेगी इसकी, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा शुक्राणु, तो पहुँचने में दिक्कतें आती हैं। तो किसी एक को दोषी देना गलत है ना, किसी एक को दोषी ठहराना गलत है ना। ये आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, हम इसको छोड़ते हैं। तो अपने से बनाकर आप लिख सकते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चंस को। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए देखिए, कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या करना है। तो मेंडल के कुल आपके 3 नियम थे, और प्रभाविता का जो नियम दिया गया है वो एक संकर क्रॉस पर ही दिया गया। माने कि जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक संकर क्रॉस,
ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। अगर देखना चाहते हैं तीनों नियम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्किड के बाद समझ में आ गया। आर्किड के बाद पूछा गया है कि एक स्थलीय परतंत्र है, बताना है अपवर्तन चक्र के आरेखीय निरूपण करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को है। देखिए अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जो भी सूक्ष्म जो भी जीव मर जाते हैं तो जीवाणु हो गए, कवक हो गए, उनका धीरे धीरे क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, है ना, नष्ट करते हैं। तो उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। ये आपको पेपर में आपके किताब में या फिर से मिल जाएगा लास्ट में, आरेख बनाना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखना है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखना है। देखिए अंतर कैसे बताएंगे आप लोग। तो जो लघु बीजाणुधानी होती है इसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं। लघु बीजाणु मतलब कि परागकण पाए जाते हैं, पहला अंतर हो गया। और जो गुरु बीजाणुधानी होती है, धानु माने धानी मतलब थैली होता है, और जो गुरु बीजाणुधानी होती है इसमें गुरु बीजाणु यानी कि बीजांड पाया जाता है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, इसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, दो अंतर हो गया। तीसरा, यह नर इससे नर युग्मक का निर्माण होता है और इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है ना। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है ना। तीन अंतर बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। देखिए सही नहीं है क्योंकि देखिए जो पुरुष होता है, पुरुषों के पास एक्स और वाई होते हैं, जिसमें वाई बहुत छोटा होता है और ये डिसाइड करता है कि लड़की हो कि लड़का होगा। और वाई नहीं, और यहाँ पर अंडाणु है तो अंडाणु तक एक्स पहुँचेगा, मादा के अंडाणु तक एक्स पहुँचेगा तो गर्ल होगी, और वाई पहुँचेगा तो बॉय होगा। लेकिन वाई जो होता है कमज़ोर प्रकृति का अगर रहेगा, एक छोटा रहेगा, हल्का रहता है, कमज़ोर रहेगा, भी कम से पावरफुल रहेगा तो पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक, और ये पहले पहुंच जाएगा, गर्ल होगी। तो ये किसी को दोष देना जरूरी नहीं है, ये आप अपने से बना कर लिख सकते हैं, इसको छोड़ते हैं हम। एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए बताना है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। तो ऐसे भी मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम, तीन नियम दिया गया है। तीन में से जो दो नियम है ऊपर के पहले वाले शुरू के दो नियम है वो एक संकर क्रॉस पर ही डिपेंड है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एक संकर क्रॉस पर डिपेंड दोनों है, ठीक है ना। थोड़ा इसको दिखाते हैं कैसे। देखिए ये मेंडल का जो है आनुवंशिकता के नियम हो गया, जिसमें पहला नियम प्रभाविता का नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकलन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। एग्जाम्पल में लाल पुष्प लेंगे, आप सफ़ेद पुष्प लेंगे, क्रॉस कराएंगे, सफ़ेद पुष्प का जो होता है स्मॉलर, लाल पुष्प का होता है कैपिटल, और जब क्रॉस कराएंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आप बना सकते हैं, आसानी से पढ़े होंगे थोड़ा सा भी। तो दूसरा है युग्मक की शुद्धता का नियम, सेकंड नियम है, इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, या इसी को बोलते हैं विसंयुग्मन का नियम, या इसी को बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना। लिखेगा, हाँ लिखें, ठीक है। तो इसको कई नाम है, युग्मक की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, संकरों के विलगन का नियम, विसंयुग्मन का नियम, ठीक है, चार इसका नाम है। कैसे इसको डिसाइड परिभाषित करेंगे, तो जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं, इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3 संबंध 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। कैसे लिखेंगे परिभाषा इसकी, जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं, इनमें स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में लाल और सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अब पूछता है कि एक संकरण में द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। जीनोटाइप अनुपात क्या होता है द्वितीय पीढ़ी में, तो 1:2:1 होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नियम है स्वतंत्र विभवन का नियम, थोड़ा इसको ध्यान देना होगा। थर्ड नियम, दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के जोड़े के जो जीन्स होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं और निश्चन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया होगा,
अनियमित या अनियंत्रित ढंग से संयोजित होती हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं नियम को, नहीं आ रहा तो यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग नियम? तीसरा नियम, जब पीले गोल तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे गोल पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वनिश्चन कराने पर दूसरी पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज वाले पौधे 9 संबंध, 3 संबंध, 3 संबंध 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस कराना रहेगा आप लोगों को, क्रॉस करा लीजिए किताब में से देख करके। ठीक है, मंडल की सफलता के कारण क्या थे, कभी कभी पूछ देता है कि मंडल की सफलता क्या कारण थे। तो एक ही समय पर उन्होंने क्या किया कि एक ही लक्षण का अध्ययन किया, ये फायदा था। दूसरा कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक अपने प्रयोग करते रहिए। तीसरा, उन्होंने केवल समयुग्मजी लक्षणों को ज़्यादा चुना था और मटर के पौधे को चुना था। उन्होंने सबसे पहले ये कारण था कि मटर के पौधे को चुना था। इससे फ़ायदा क्या, मटर का जो पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, यानी 1 वर्ष के अंदर उनको रिजल्ट मिल जाता था। दूसरा रीजन क्या है कि द्विलिंगी होता है, मैंने एक ही में नर मादा मिल जाता था इनको, और उसमें अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें थी जो उनको आसान कर दी। और पूछा गया कि डीएनए कुंडलिनी को की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत के माने प्रतिकृतिकरण माने डीएनए, इसका मतलब कि डीएनए से डीएनए बनाने में, ना एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने में सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। मैंने कौन सा इसके अंदर विशेषता थी जो ये सहयोग किया कि जो डीएनए होता है, डीएनए का निर्माण जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि। याद रखिएगा, पेपर पूछता है कि किस विधि, यानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी कि इसको बोलते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। आप जानते हैं, देखिए बता दें आप लोग एक बार और ही, जब डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए तो उसको हम बोलेंगे प्रतिकृतिकरण। जब डीएनए से बनेगा आरएनए तो उसको बोलेंगे अनुलेखन, और जब आरएनए से बनेगा प्रोटीन तो उसको बोलेंगे अनुवादन। क्या बोलेंगे? अनुवादन। तो डीएनए से डीएनए को बोलते हैं प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए को बोलते हैं अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन को अनुवादन। ठीक है, तो प्रतिकृतिकरण में देखिए पूछा गया है कि किस विधि से द्वारा होता है। मैंने डीएनए से डीएनए का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। सेमी कंजर्वेटिव विधि द्वारा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। इसको दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को कैसे हो। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र द्वारा बताया गया है। तो डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है, यहाँ पर लिखा गया कि इस प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हो गया कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है यानी प्रतिकृतिकरण होता है वो अर्ध संरक्षी, यानी इसी को लिखा था सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। सिद्ध किसने किया था? तो मिचेल्सन और एस्टेहाल ने, है ना, मिचेल्सन और एस्टेहाल ने सिद्ध किया था कि जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है या द्विगुणन होता है, वो अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। और ये विधि ये वाली है। होता क्या इसमें है, जैसे डीएनए आप जानते हैं कि डीएनए होता है इस तरह से, तो डीएनए के 2 सूत्र होते हैं। ठीक, 2 सूत्र होते हैं। तो एक सूत्र आई है, तो जब 2 डीएनए बनेंगे, 2 नए डीएनए बनेंगे, तो 2 नए डीएनए में आधा नया होता है, आधा क्या होता है, पुराना होता है। आधा नया होता है, आधा क्या होता है, पुराना। होता क्या है कि दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं, पहले इस तरह से टूट कर अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद यहाँ से नया डीएनए का खंड बनना शुरू हो जाता है इस तरह से, और यहाँ से ये बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार 2 डीएनए बन जाते हैं एक से, है ना। तो जब एक ठो नया ठो पुराना, माने कि एक ठो जो श्रृंखला है पूरी नहीं रहे, एक श्रृंखला पूरी क्या रहे, पुरानी रहे, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और यही सबसे उचित है, अच्छा भी है। चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ये जो है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र आप लोग देख लीजिएगा। जो मलेरिया रोग होता है, अभी याद रखिएगा मलेरिया रोग किससे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया, देखिए जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया जो रोग होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? देखिए प्रोटोजोआ से रोग पूछता है, तो प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होते हैं देख लीजिए एक बार। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, तो अमीबीय पेचिस या अमीबिता, या इसी को बोलते हैं अमातिसार। ये जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, और ये जो परजीवी होता है मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसको कौन फैलाता है, तो घरेलू मक्खी फैलाती है इस रोग को। और जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है परजीवी, इसकी जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है वो पूर्व विकसित अवस्था होती है। अब देखिए जो
अमीबीय पेचिस होता है, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में पेचिस, अतिसार या अमीबिता। इसका लक्षण क्या है? तो कब्ज बनेगा, उदरी पीड़ा मतलब पेट दर्द करेगा, ऐंठन रहेगी, अत्यधिक श्लेष्म निकलेगा मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, और साथ साथ मल के साथ खून का थक्का भी आएगा, है ना। रोकथाम कैसे करेंगे, इसका बचाव कैसे करेंगे? तो रोकथाम के लिए देखिए, रोकथाम के लिए उबला हुआ जल का उपयोग करते हैं, ढका हुआ भोजन को ढक कर रखना चाहिए। इमेटिन नामक औषधि से रोगी को लाभ होगा कुछ समय के लिए, इसके लिए हम चाहते हैं कि बढ़िया से लाभ हो, तो फीमाजेलिन, मेट्रिनिडोजोल, इरिथ्रोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। अब बात जो पूछा गया मलेरिया के बारे में, तो जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया जो रोग होता है, देख लेते हैं मलेरिया। तो जो मलेरिया रोग होता है, ये जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इसको फैलाता कौन है? तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है, इस परजीवी का द्वितीयक पोषक होती है, माने कि प्राथमिक पोषक जो होता है मनुष्य होता है, द्वितीयक पोषक जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, और यही फैलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो मादा होती है, मादा रक्तपान करते समय माने कि खून चूसते समय प्लाज्मोडियम जो होता है, इसकी संक्रामक अवस्था इस प्रोटोजोआइट को रुधिर में प्रवेश करा देता है ना, और ये रोग फैलता है। तो मलेरिया रोग किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, और अमीबिता किससे होता है? तो एंटमीबा हिस्टोरिटिका द्वारा होता है, याद रखिएगा आप लोग। लक्षण क्या है मलेरिया के? तो कपकपी के साथ खूब बढ़िया बुखार रहेगा, आरबीसी नष्ट होने लगेगा, और नष्ट होने से शरीर पीला पड़ने लगेगा, है ना। और मलेरिया 4 प्रकार का होता है। पहला होता है तृतीयक मलेरिया, दूसरा होता है चतुर्थक मलेरिया, तीसरा होता है मंद तृतीयक, चौथा प्राणासी। जो तृतीयक मलेरिया होता है पैल्स, यहाँ से किस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। इसमें जो बुखार होता है प्रति 48 घंटे बाद आता है, माने कि तीसरा का दिन आएगा, हर तीसरा का दिन बुखार आएगा, फिर उतर जाएगा। जो चतुर्थक मलेरिया होता है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया द्वारा होता है। इसमें बुखार 72 घंटे बाद चढ़ता है, यानी कि चौथा दिन, हर चौथे दिन बुखार आपको आता रहेगा। तीसरा है मंद तृतीयक, इसको ये किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा होता है। इसमें बुखार 48 घंटे बाद चढ़ेगा, लेकिन स्लो बुखार रहेगा, कम बुखार रहेगा। सबसे घातक जो होता है प्राणासी होता है, घातक मलेरिया। ये जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपायरम से होता है। लगातार बुखार रहेगा, इसमें व्यक्ति मर सकता है, मृत्यु हो सकती है। लक्षण क्या होते हैं और इसमें कैसे बचाव करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे मलेरिया रोग का? तो ट्राउन और मिनोज नाम की 2 मछलियाँ आती हैं, है ना, जो प्रजाति की मछलियाँ आती हैं। ये क्या करती हैं कि पानी में जो इनके लार्वा होते हैं, अंडे और लार्वा जो होते हैं मच्छर के, उनको नष्ट कर देती हैं। और कुनेन नामक दवा आती है, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ये मलेरिया की दवा है। बाकी अगर एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे तो कैमोक्विन, क्लोरोक्विन, बेसोक्विन, एमक्विन, मेलुबिन, टेरप्रीम, एंटीब्राइन, ये सभी जो औषधियाँ होती हैं इनका उपयोग करने से आपको लाभ मिलेगा। जीवन चक्र आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए एस्केरिस्ता यानी एस्केरियासिस और फिलपावत या पाँव भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एस्केरिस्ता जो रोग होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक निमेटोड यानी कि कृमि से होता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? तो इसमें पेट दर्द रहेगा, पेट दर्द, अनिद्रा, नींद नहीं आएगी, उल्टी होगी, दस्त होगा, ऐंठन होगा। इसके लक्षण, इसे कैसे बचाव करेंगे? तो डिकैरिस, चिनोपोडियम ऑयल, सेंटोनिन आदि का उपयोग करना चाहिए। अब अगला है फिलपाम यानी हथिया पाम, मैंने हाथी में तो पैरा मोटा जा रहा है मैं। तो ये किससे होता है? तो बुचेरिया पैंक्राफ्टाई नामक कृमि से होता है, ठीक। और इसमें लसिका और वाहिनियों में कभी कभी पाया, तो छोड़, इसको छोड़ दीजिए। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें क्या होगा? बुखार रहेगा, यकृत, प्लीहा, अंडकोश ये सब सूज जाएंगे, और पैरवा पूरा सूजकर मोटा हो जाएगा पूरा, है ना, हाथी मती हो जाएगा, और झुनझुनी उसमें हमेशा लगी रहेगी। इससे कैसे बचाव करते हैं? तो टेट्राजीन व आर्सेनिक के यौगिकों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब रोग से भी यानी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, रोगों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? आपको बना के लिखना है, बना के लिख सकते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं? तो इसका मतलब ये होता है, जैव उर्वरक का कैसे बढ़ाते हैं इसको देख लेते हैं। तो जैव उर्वरक जो होते हैं यानी कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं, सूक्ष्मजीव अपनी उपापचय क्रियाओं द्वारा, है ना, और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करके मृदा की
उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और पौधों के वृद्धि और विकास के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इसी को आपको लिखना है बना करके, ठीक है ना। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सड़े गले पदार्थों, पत्तियों, गोबर, इन सबको सड़ा गला करके यानी अपनी उपापचय क्रियाओं द्वारा इन सबको अपघटन करते हैं ना, इन सब का अपघटन करते हैं और मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिसका पौधे आसानी से उपयोग कर लेते हैं और उपयोग करके वृद्धि और विकास उनका होता रहता है। यही आपका है इसमें, ठीक है। तो देखिए चलते हैं टिप्पणी लिखना इस पर। पीसीआर पर प्रतिबंध एंजाइम पर प्रतिबंध एंजाइम आप बता चुके हैं, है ना। एंडोन्यूक्लियेज बता चुके हैं इसके बारे में। पीसीआर जो होता है, पीसीआर ऐसी तकनीकी होती है जिसके द्वारा डीएनए की हूबहू अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं, है ना। पीसीआर की तकनीकी की खोज किया था कैरी मूलिस ने। किसने? कैरी मूलिस ने। कैरी मूलिस ने इस तकनीक का विकास किया था। यानी कि पीसीआर जो तकनीकी होती है ऐसी, इसकी खोज किया था कैरी मूलिस ने और इसके द्वारा डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। यानी कि पीसीआर जो होता है डीएनए के पुंज निर्माण, पुंज में क्या समूह होता है, समूह निर्माण की यानी पुंज निर्माण की विधि है। अब अगला है जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, हम बता दिए आपको पहले ही। जैव प्रौद्योगिकी में जो कृषि क्षेत्र होता है, यानी कि आप जानते हैं कि मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का हमने उपयोग किया था, शुरू में पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, समय ज़्यादा नहीं है। पारजीवी, पारजीवी नहीं है, पारजीनी रहेगा। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, पूछा गया है, एग्जाम्पल पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल हम बता दे रहे हैं फिर से। पारजीनी जंतु है, पारजीनी जंतु से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जो पारजीनी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्राणी, पारजीनी जंतु को ट्रांसजेनिक प्राणी भी कह सकता है, पारजीनी प्राणी भी कह सकता है, जीएम जंतु भी कह सकता है, आनुवंशिक रूपांतरित प्राणी भी कह सकता है, ठीक है ना। कई नाम इसके हैं, ट्रांसजेनिक प्राणी, पारजीनी प्राणी, जीएम जंतु, आनुवंशिक रूपांतरित प्राणी, ये सब पूछा जाता है कई प्रकार से। इसका मतलब ये होता है कि जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है इसके द्वारा जंतुओं में वांछित जीन, वांछित मतलब था कि बढ़िया लक्षण वाला जीन, है ना, वांछित जीन का ट्रांसफर करा करके उच्च गुणवत्ता वाले जंतु विकसित किए जा रहे हैं। ध्यान सुनिए फिर से, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा जंतुओं में वांछित जीन का ट्रांसफर करा करके उच्च गुणवत्ता वाले जंतु यानी कि प्राणी विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्राणी कहते हैं, यानी कि पारजीनी प्राणी यानी जंतु कहते हैं। और इन जंतुओं के विकास को हम बोलते हैं आणविक कृषि। जैसे एग्जाम्पल में पारजीनी गाय बनाई गई थी, पारजीनी गाय जिसको हम बोलते हैं रोजी नाम दिया गया था, पारजीनी गाय। पारजीनी चूहे बनाए जा चुके हैं, पारजीनी सालमान मछली बनाई जा चुकी है, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, पारजीनी गाय, पारजीनी चूहे, पारजीनी सालमान। पारजीनी सालमान का निर्माण किया गया था मांस के लिए, पारजीनी चूहे का निर्माण किया गया था टीके की जांच के लिए, टीके की परीक्षण के लिए। और यहाँ पर एक और था ना, पारजीनी गाय का विकास किया गया था रोजी का, जो माताएं, जिन माताओं के में बालक के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए दूध के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि दूध चाहिए उन लोगों को पोषक। गाय भैंस उसका दूध इतना काम नहीं करेगा, नुकसानदेह हो जाएगा, तो इसके लिए पारजीनी रोजी गाय का विकास किया गया था। ऐसे ही आपको जीएम फसलें पूछ देता है ना, वैसे ही आपको क्या पूछ देता है, जीएम फसलें, ट्रांसजेनिक पादप, पारजीनी पादप पूछ देता है। तो जहाँ बस यहाँ पे क्या है, फसलें हैं चाहे पादप है ना, ठीक है। तो पादप आप वही करते हैं, बस पादप जोड़ देना यहाँ पर है, तो सेम परिभाषा वही रहेगी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा जहाँ जंतु आपका जब पादप हो जाएगा, पादपों में उसके लिए क्या हो जाएगा, पादपों में वांछित जीन का ट्रांसफर करा करके उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का विकास किया जा रहा है। ऐसे पौधों को जीएम फसलें या ट्रांसजेनिक पादप चौर भी पूछे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी मक्का, फ्लेवर सेवर यानी इसको बोलते हैं पारजीनी टमाटर, गोल्डन धान, सुनहरा चावल, ये सब हो जाएगा ना। बीटी फसल किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पीड़करोधी होती हैं। इन फसलों को हम क्या कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। फिर सुनिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पीड़करोधी होती हैं, माने कीटरोधी होती हैं, ठीक है ना। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। इसमें करते क्या कि बीटी बीज बैसिलस
थुरिंजियंसिस नामक जीवाणु से निर्मित होता है। इस जीवाणु की खोज इसिवाटा ने की थी, इससे मतलब नहीं है। तो जो बीटी 20 है, इनको पादपों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे पादपों में क्या बनने लगता है, विष बनने लगता है, और कीड़े मकोड़े उस पौधे पर नहीं लगते हैं। ठीक है, नहीं लगते हैं, ये फायदा था। बीटी कपास पर पूछता है, बीटी कपास से क्या समझते हैं, तो वही सेम है कि बीटी कपास यानी जो कपास का पौधा होता है उसमें बीटी 20 वाले जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार बीटी कपास नामक पौधा प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में अंतर लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, उत्पादन है। उत्पादन यहाँ पर उत्पादक रहेगा, और यहाँ पर अपघटक रहेगा, अपघटन नहीं अपघटक रहेगा। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उत्पादक का मतलब ये होता है कि जो सोपोषी होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, अपघटन का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जितने भी जीव मर जाते हैं उनका ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। परजीविता और स्वभोजिता दोनों हम बता चुके हैं पीछे, इसको देख लीजिएगा। मनुष्य में नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं बता सकते हैं आप लोग। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का वर्णन करना आप लोगों को है। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का प्रक्रिया का वर्णन करना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि परागकण के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, अनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं इसके बारे में। पूछा गया कि अनुवांशिक कूट क्या है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, अनुवांशिक कूट और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर अनुवांशिक कूट के बताते हैं आपको, अनुवांशिक कूट के बारे में। अनुवांशिक कूट क्या है पूछता है बड़े क्वेश्चन के रूप में। तो अनुवांशिक कूट की खोज करने वाले वैज्ञानिकों में बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम है, जैसे जेच मथाई हैं, ओकावा है, हॉली है, खुराना है, निरनबर्ग है। ठीक है, तो इसमें देखिए परिभाषा देखना हम लोगों को। तो देखिए परिभाषा दो प्रकार से इसकी है, आप कोई लिखिएगा एक। पहली है कि नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु के निर्माण की सूचना उपस्थित रहती है, उसे अनुवांशिक कूट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि mRNA के अणु में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम जिस पर प्रोटीन निर्माण के लिए संदेश निहित रहते हैं। माने कि इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम होता है एक सेट के रूप में आता है, यानी 3 क्षारकों का जो क्रम के रूप में आता है जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कूट कहते हैं। देखिए इसे नीचे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे इसी में कि पूरे देखा जाए अनुवांशिक प्रणाली में, तो अनुवांशिक प्रणाली में कुल 64 प्रकूट हैं। मतलब जितने अमीनो अम्ल बनना होता है, जितने प्रोटीन बनना होता है, उन सब के लिए केवल 64 वो कोट हैं, माने कोड हैं। कोड यानी प्रकूट यानी कोड की खोज किसने किया था, तो निरनबर्ग और मथाई का नाम हमेशा आता है, इसको याद रखिएगा, है ना। और AUG और GUG आउग ये जो हैं प्रारंभिक कूट कहलाते हैं, यानी किसी भी प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। दूसरा है UAA UGA UAG, है ना, यानी कि उगा उआग, ये तीनों जो होते हैं समापन कूट कहलाते हैं। समापन कूट कहलाते हैं क्योंकि ये समाप्त करते हैं ना, पूरे प्रोटीन के निर्माण प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। अनुवांशिक कूट शब्द का अनुवांशिक प्रकूट का जो शब्दकोश है, यानी कि जो क्रम है, उसको तैयार करने का प्रयास किया था खुराना ने तैयार किया था। ठीक है ना, खुराना ने तैयार किया था, इसलिए उनको मिला था वो पुरस्कार, है ना। आगे देखते हैं, अनुवांशिक कूट की विशेषताएं पूछता है क्या होती है। तो अनुवांशिक कूट की विशेषताएं होती है कि अनुवांशिक जो कूट होता है ये 3 क्षारकों का क्या होता है, क्रम होता है, इसी को बोलते हैं त्रिक कूट। जैसे मान लीजिए अर्जिनिन है, ये अमीनो अम्ल है अर्जिनिन, इसको बनाना होगा तो AGA एक कोड हो गया, AGG एक कोड हो गया, CGU एक कोड हो गया ना, यही क्या है, अनुवांशिक कूट है। हयो बनाएगा ये भी बनाएगा, ये कोड रहेगा तब ये बनेगा, ये कोड रहेगा तब ये बनेगा। लाइसिन है तो AAA या AAG, यानी कि AAG रहेगा कोड तब वो लाइसिन बनेगा, AAA रहेगा तब क्या बनेगा, लाइसिन बनेगा। यानी कि आप इसमें पहली विशेषता क्या है कूट की कि 3 क्षारकों का क्रम होता है। दूसरा, अनुवांशिक कूट जो होता है अनंतव्यापी होता है, मतलब कि प्रकूट के एक अक्षर का प्रयोग केवल हम एक ही बार कर सकते हैं, 2 विभिन्न रूपों में नहीं कर सकते, है ना। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर AUG है, AUG, तो AUG को हम AUG और GU है, इसको केवल हम इसी रूप में लिख सकते हैं, जिस रूप में है उसी रूप में लिख सकते हैं, दूसरे में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तीसरा विशेषता क्या होती है, अनुवांशिक जो कूट होता है एक विशिष्ट कूट होता है
जो एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। माने कि आनुवंशिक जो कूट होते हैं ये विशिष्ट प्रकार के कूट होते हैं जो केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, यानी कि एक जो कोड होगा वो कई अमीनो अम्लों को नहीं बना पाएगा। इसको हम बोलते हैं असंदिग्धता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? असंदिग्धता बोलते हैं। और आनुवंशिक जो कूट होते हैं कोमा विहीन होते हैं, है ना, यानी कि और सार्वत्रिक होते हैं। इसका भी कह सकते हैं ऐसे कि चाहे पूर्ण केंद्र की कोशिकाएं हो चाहे सुकेंद्र की बने कोनो प्रकार की कोशिकाएं हैं, है ना, उनमें आनुवंशिक कूट जो होते हैं समान प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। यानी कोनो कोशिका हो जो कोड है वो चाहे कोनो कोशिका में रहे वह उसी अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है। इसमें पेपर में आता है वोबल परिकल्पना आ जाता है पेपर में कभी कभी, वोबल परिकल्पना, है ना। तो वोबल परिकल्पना क्या होती है इसको भी देख लीजिए। इसी में इसको दिया गया था क्रिक के द्वारा, है ना, वोबल परिकल्पना। देखिए आप लिखा वोबल परिकल्पना हट गया है। वोबल परिकल्पना जो है वो दिया गया था क्रिक के द्वारा। इनका ये कहना था कि प्रकूट के पहले 2 अक्षर अमीनो अम्ल के निर्धारण करने के लिए आवश्यक होते हैं और तीसरे कोड को बिना प्रभावित किए ही भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए CC A, यहाँ पर CCC सब कोड लिया गया एग्जाम्पल। प्रोलीन बनाने के लिए ये 4 कोड हैं, ल्यूसीन बनाने के लिए 4 कोड हैं। तो देखिए आपका शुरू के 2 चीज़ जो हैं वो अलग अलग हैं, वही दोनों क्या है? भिन्न है। बाकी लास्ट वाला देखिए AA, CC, GG, UU सेम है। तो उसी को ये कह रहे हैं कि प्रकूट के पहले 2 अक्षर यानी शुरू के जो 2 अक्षर होते हैं वही अमीनो अम्ल का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरे कोड को बिना प्रभावित किए क्या करते हैं? भिन्नता दर्शा लेते हैं, माने अलग दर्शा लेते हैं, भिन्नता। और यही कारण है कि इसे छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बस इतना आपको लिख ही जाना है वोबल परिकल्पना में। अब अगला क्वेश्चन है जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास में देखिए आपको क्या क्या जानना आपको है। थोड़ा सा हम सीरीज ले लेते हैं और सीरीज में देखते हैं आपको कि जैव विकास में क्या क्या विकास में देखिए जीव की उत्पत्ति से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, कम चांस से बनने का। और इसमें और देखते हैं आगे। हाँ, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिकवाद जो है इससे क्वेश्चन बनता है। आधुनिक मतलब कि जो नए प्रमाण दिए गए हैं उसके बारे में, उससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है और क्या पढ़ना आपको है। हाँ, ये मिलर और यूरे का प्रयोग पूछता है पेपर में कभी कभी, और इसमें पूछता है मिलर यूरे का प्रयोग। इसमें पूछता है कि अनुपात क्या था। तो मिलर और यूरे ने जो प्रयोग किया था ये सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, तो इसमें देखिए कैसे हुई है इसके बारे में प्रयोग करने का प्रयास उन्होंने किया था, जिसमें हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन यानी कि H2, अमोनिया मतलब कि NH3 और मेथेन मतलब CH4, इनका अनुपात पूछता है। तो हमेशा रखिएगा कि अमोनिया का अनुपात कितना होता है? 1 होता है। H का अनुपात हमेशा 2 रहेगा। इसका भी अनुपात कितना रहेगा? 2 रहेगा। 2:1:2, है ना, 2 अनुपात में लिया गया था। ये आपको याद रखना होगा कि मिलर और यूरे ने प्रयोग करके सिद्ध किया था कि कैसे उत्पत्ति हुई है जीवन की पृथ्वी पर, है ना। तो उन्होंने प्रयोग में किसका उपयोग किया था? तो हाइड्रोजन, अमोनिया और CH4 तीनों को 2 संबंध 1 संबंध 2 के अनुपात में लिया था। आगे पीछे घुमाएगा तो आपका जो अनुपात होगा क्या चेंज है। मान कि H को बाहर कर इधर कर दिया, पहले कर दिया अमोनिया, CH4 और हाइड्रोजन का अनुपात क्या था? तो पहले अमोनिया का 1, 2, इसका भी 2, 1, 2, 2 था ना। तो अनुपात हमेशा फिक्स याद रखिएगा कि जो जैसे पूछे वैसे अनुपात आपको रखना है। आगे पीछे कर तो आपको अभी आगे पीछे करके ही रखना है। यानी अमोनिया खाली 1 होता है, बाकी दोनों का 2 अनुपात था, याद रखिएगा 2 अनुपात में लिया था। समजात अंग किसे कहते हैं? है ना। जैव विकास के प्रमाण क्या है? तो प्रमाण में देखिए ये तुलनात्मक शारीरिकी से प्रमाण है। समजात अंग, समृद्धि अंग, अवशेषी अंग, ये जो है जैव विकास के ऐसे प्रमाण हैं जो शरीर से प्रमाण देते हैं, यानी शारीरिकी से प्रमाण, तुलनात्मकी से प्रमाण। तो समजात अंग का मतलब ये होता है सम माने समान होता है, जात माने उत्पत्ति और मूल संरचना, यानी कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना क्या होती है? समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं समजातता। जैसे कीटों के पंख हो गए, मनुष्यों के हाथ हो गए, घोड़े के पैर हो गए, ये सब एक ही प्रकार की हड्डियों से बने हुए हैं, लेकिन कार्य सबका क्या है? अलग अलग है। उत्पत्ति सबकी समान है लेकिन कार्य सबके क्या है? अलग है। आप देख पाते हैं घोड़े का जो अगला पैर दौड़ने के लिए होता है, मेंढक का अगला पैर जो होता है कूदने फाड़ने के लिए होता है, हम लोग का जो हाथ होता है
पीटने पाटने के लिए होता है, पक्षी का जो होता है वो उड़ने के लिए होता है। तो समजातंग माने सम माने समान, जात माने उत्पत्ति और मूल संरचना, यानी कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं उन्हें समजातंग कहते हैं। समवर्ती अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग, सम माने समान, वृत्ति माने कार्य, यानी यहाँ पर कार्य क्या रहेगा? समान रहेगा। तो वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और मूल संरचना क्या होती है? भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग कहते हैं, है ना। जैसे कीटों के पंख हो गए, पक्षियों के पंख हो गए। तो कीटों के पंख, पक्षियों के पंख बने होते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन सबका काम क्या होता है? उड़ना ही, उड़ने के लिए ही काम आते हैं। तो कार्य क्या सेम है। अवशेषी अंग यानी कि जो पूर्वज थे हमारे पूर्वजों में, जैसे यहाँ पर पूरा वर्णन से लिखा भी गया है, अवशेषी अंग पूछता है पेपर में। तो वे अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे, माने कि क्रियाशील थे, लेकिन वर्तमान में वो कार्य विहीन है, माने बिना कार्य के हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे अजगर के जो पंख होते हैं, अजगर के सोजी जो पिछला पैर होता है ये, है ना, पाया जाता है। कीवी के जो पंख होते हैं, जो कीवी बर्फीली पक्षी है, इसके पंख तो होते हैं कि उड़ नहीं पाता है। और मनुष्य में क्या क्या पाया जाता है? तो निमेषक पटल, यानी आँख में जो पतली झिल्ली होती है किनारे पर। कर्ण पल्लव पेशियां, माने जो कान का पल्लव होता है, जिसको हम घुमा हिला देते हैं ना, कान का पल्लव जिसको भैंसे हिलाती हैं, सब भैंसिया हिलाती है अथवा हिलाती है, तो उसमें जो नसें होती हैं उसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। तो कर्ण पल्लव को हिलाने के लिए पेशियां होती हैं। पुच्छ कसर का माने पूंछ, किमरूप प्रशेषका जो होती है ये अवशेषी अंग है, और ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, किमरूप प्रशेषका जो छोटी आंत में पाया जाता है। अक्लदाढ़, है ना, यानी जो विजडम टीथ होते हैं, दूध के बुद्धिमानी के जो दांत होते हैं उनकी बात कर रहा है। तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण, दूसरा प्रमाण है कि जैव विकास कैसे हुआ है। यानी कि जब कोई भी जीव अपनी भ्रूणावस्था में होता है, यानी कि गर्भाशय में भ्रूणावस्था में होता है, तो अपने पूर्वजों के लक्षणों को क्या करता है? दोहराता है, पूर्वजों के लक्षण को दोहराता है, उसी को हम बोलते हैं भ्रूणिकी से प्रमाण। ठीक है ना, याद रखिएगा। संयोजक कड़ियों से प्रमाण क्या मिलता है? तो ऐसे दो जीव या दो प्रजाति के जीव जिनके जो गुण होते हैं, ऐसे जीव जिनमें दो जाति समूहों के लक्षण मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया होगा, जैसे पेरिपेटस है, ये जीव है, ये पेरिपेटस है, ये जीव है, ये किसके बीच की कड़ी है? तो एनेलिडा माने केचुआ होता है, आर्थ्रोपोडा माने कीड़े मकोड़े के बीच की कड़ी माना जाता है। वैसे ही सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी किसे मानते हैं? तो आर्कियोप्टेरिक्स को मानते हैं। जंतु और पौधे के बीच की कड़ी किसे मानते हैं? जुगलीना को मानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें दो जाति समूह के लक्षण पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयोजक कड़ी बोलते हैं। अनुकूली विकर्ण याद रखिएगा आप लोग, इसमें आपका अपसारी विकास याद रखिएगा। अपसारी विकास किसे कहते हैं? अपसारी विकास का मतलब ये होता है कि जब किसी एक पूर्वज के जाति के जीव जब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, जब किसी एक पूर्वज जाति के जीव, किसी एक जाति पूर्वज के जीव जब विभिन्न माने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार जो जीव होते हैं अपने वातावरण के अनुरूप क्या करते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं अपसारी विकास। ठीक है, और इसके फलस्वरूप पूर्वज की जो जाति होती है वह कई जातियों में, कई अनेक नई जातियों में बट जाती है, और इसको हम बोलते हैं अनुकूली विकर्ण या अनुकूली अपसरण बोलते हैं। अभिसारी विकास का मतलब ये होता है कि जब कई प्रजाति, यानी एक ही जाति के या कई प्रजातियों के जो जीव होते हैं, माने एक ही जाति से जो उत्पन्न जीव होते हैं, जब एक ही वातावरण में रहने लगते हैं, तो उनमें समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं अभिसारी विकास। उतना ध्यान देना है। ये लैमार्क का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लैमार्क बात का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अंग जिस अंग का उपयोग अधिक करेंगे अधिक विकसित होगा, और जिस अंग का उपयोग कम करेंगे विकसित नहीं होगा, कम विकसित होगा। और लैमार्क बाद में याद रखिएगा हमेशा कि उनकी पुस्तक कौन सी थी लैमार्क की? तो फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक का नाम था, यहाँ पर लिखा गया है फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक का उनका ही नाम था। ठीक है, आपको याद रखना होगा। और डार्विनवाद याद रखिएगा। डार्विनवाद जो है इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो योग्यतम, इनकी पुस्तक का नाम यहाँ पे देखिए दिया नहीं गया, लेकिन इनका पुस्तक का नाम ये था कि प्राकृतिक करण द्वारा जीव जाति की उत्पत्ति, है ना। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। और देखते हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पूछ देता है पेपर में कभी कभी कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, हार्डी विनबर्ग नियम किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर, यानी कि हार्डी विनबर्ग नियम के अनुसार
एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक विकास को प्रेरित करने वाले कारक जैसे कि उसको प्रभावित नहीं करते हैं। बस इतना लिखना आपको है ना। यानी कि हार्डी विनबर्ग नियम के अनुसार एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित तब तक नहीं बदलता है, तब तक नहीं बदलता है जब तक कि उसके विकास को प्रेरित करने वाले जो कारक है उसको प्रभावित नहीं करते। यानी कि जब प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करेंगे विकास को, तब जा कर के उसके अंदर जीन का परिवर्तन होगा और नई जातियां उत्पन्न होंगी। इनका ये मतलब है कहने का, यानी इनका है ना। यानी कि किसी भी बड़ी आबादी के जीन पूल, जीन मतलब होता है कि जीन की संरचना, ठीक है ना, उसके जितारी के अंदर एक जाति के जीव के अंदर जो जितनी जीन की संरचना होती है उसको जीन पूल कहते हैं। तो एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल तब तक नहीं बदलता है जब तक कि विकास को प्रेरित करने वाले कारक उसको प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये है ह्यूगो डिब्रिज का उत्परिवर्तन देख लीजिएगा थोड़ा सा, और बाकी तो कुछ खास है नहीं। और जो भी चीज़ें मिलेंगी इसमें प्रयोग आप देख लीजिएगा। ये लुईस पास्चर का प्रयोग है, लुईस पास्चर का प्रयोग देख लीजिएगा हल्का सा। अब सारी केस बता ही दिया आप लोगों को, है ना। और बाकी तो ये प्रयोग जो बताया भाई ना कि स्टेनले मिलर का प्रयोग, स्टेनले मिलर का जो प्रयोग बताया भाई ना कि मेथेन लिया था, स्टेनले मिलर का प्रयोग है ना, स्टेनले मिलर का प्रयोग जो भी बताया आप लोगों को कि मीथेन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, उन्होंने प्रयोग किया था। अनुपात ये था, याद रखिएगा। फिगर याद रखिएगा आप लोग ना, फिगर ये आपका ये है। जीवाश्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जीवाश्म यहाँ पर है। जीवाश्म का मतलब ये होता है कि भूपटल की चट्टानों में प्राचीन कालीन जीवधारियों को जो अवशेष मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और इनके अध्ययन को हम बोलते हैं जीवाश्मिकी, ठीक है। याद रखिए समरूपंक दे दिया गया इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसे बहुत खास तो नहीं है लेकिन फिर भी। अनुकूली विकर्ण पढ़ लीजिएगा आप लोग, अनुकूली विकर्ण पढ़ लीजिएगा, अनुकूली अपसरण पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया मैंने बताया आप लोगों को। डार्विन की फिंचे का अनुकूली विकर्ण पूछता है, डार्विन की फिंचे का अनुकूली विकर्ण पूछता है, इसको देख लीजिएगा। और बाकी ये डार्विन बात आपको बता ही दिए हैं, याद रखिएगा। और उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है, यहाँ लिखा है, उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी भी जीवधारी के जीन या गुणसूत्र या डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। और इस उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिब्रिज ने, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, ह्यूगो डिब्रिज ने दिया था। और ह्यूगो डिब्रिज ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था अपना, है ना, ठीक है। कपी और मानव में अंतर याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, कपी और मानव में अंतर याद रख लीजिएगा। और बाकी हम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो जैव विकास हम लोग को देख रहे थे, जैव विकास बता दिया आपको। जैव विकास का मतलब होता है कि जीवों में धीमी गति से, है ना, यानी कि आदिकाल के सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति को हम कहते हैं जैव विकास, है ना। और भू वैज्ञानिक कालों में विकास कैसे हुआ इसको बता रहा है। माने कि वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी बनने के बाद जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो अलग अलग समय बीतता गया और नए प्रकार के जीव उत्पन्न होते गए। उसको अलग अलग कालों में वैज्ञानिकों ने बांटा, उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक काल, है ना। उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। पादपों की जाति विविधता जो होती है अधिक पाई जाती है, जंतुओं कम पाई जाती है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसी जाति क्षति के कारण क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कारण क्या है, तो बहुत सारे रीजन इसके हैं। पहला ये है कि आवासीकरण, माने कि मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ पौधों की प्रजातियों को काट करके अपना खुद का मकान बना कर रह रहा है। तो प्रजातियां कटी जब वहाँ से पौधों की तो ख़त्म हो गई। फिर खेती कर रहा है तो बहुत सारे जंगलों को साफ करके खेत बांध रहा है, तो जंगलों की प्रजातियाँ खत्म हो गई, बहुत सारी जंगल में जो पौधे होते हैं। इसके अलावा खेती में क्या कर देता है कि बहुत सारे जंगलों को फूंक देता है, उसकी राख का उपयोग करता है। तो फूंकने से यानी जलाने से भी बहुत सारी प्रजातियाँ नष्ट हो गई उसकी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के कीटनाशक का उपयोग मनुष्य कर रहा है, तो कीटनाशक के उपयोग करने से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रकार आप बना कर लिख सकते हैं अपने तरीके से, जो आप देखते आ रहे हैं। बाकी हम देखते हैं अब थोड़ा सा ओवरडोज, है ना, और आपको देते हैं ओवरडोज मोस्ट रिवीजन।